बाबू रे, कल आप लोग कहाँ तक हम खत्म कर दिए थे? कल कहाँ तक पढ़ाए आप लोग को? पूरा प्रतिबिंब पढ़ा दिए हैं। एक प्रतिबिंब रह गया आप लोग का, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब, याद कीजिए आप लोग। लेकिन हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? अवतल दर्पण में चिन्ह परिपाटी। इससे पहले हम आप लोग क्या बताते हैं? उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति क्या देखेंगे हम लोग भाई? उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब, आप समझिएगा। ये कौन दर्पण है? कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण है। कोई दिक्कत आप लोग को है? अच्छा, ये क्या है? मुख्य अक्ष है। यहाँ तक कोई दिक्कत? बताइए, अगर इसको हमको गोल करना हो तो कैसे करेंगे? गोल राउंड करना है पूरा सर्कल में तो कैसे सर्कल बनेगा? वृत्त कैसे बनेगा? ये गोला कैसे बनेगा? गोला ऐसे ऐसे ना बनेगा। बताओ, जब ऐसे बनेगा तो केंद्र कहाँ होगा? इधर ना होगा? ये हो जाएगा आपका एफ और ये हो जाएगा सी। कोई दिक्कत है आप लोग को? देखिए बाबू, किसी भी वस्तु को हम कहाँ रखते हैं? दर्पण के सामने बायां तरफ। किसी भी वस्तु कहाँ रखेंगे? बायां तरफ, बायां साइड। यहाँ पे वस्तु रखते हैं, रख दिए हैं, रखे ना। यहाँ से क्या करेंगे बाबू? किस वस्तु के मुख्य अक्ष के समानांतर एक ले जाएंगे किरण, ले गए, लेकिन टकराने के बाद फिर इधर लौट जाती है। ठीक है, टकराने के बाद क्या होती है? बिखर जाती है। लेकिन हमको ये लगता है, लेकिन हमको क्या लगता है कि जो प्रकाश किरण इधर लौट गई है, रिटर्न गई है ना, घूम गई है ना, ये क्या हो जाती है? ये धीरे धीरे जाके कहाँ मिल जाती है? फोकस पे मिल जाती है। जितनी भी किरणें इधर से है, ये जा करके टकराने के बाद लौटती है। ठीक है, लेकिन लगता है कि फोकस पे जाके उस साइड बन रही है। उत्तल दर्पण में लगता है। जैसे आप आईना के देखते हैं ना, किसी दर्पण लगता है कि पीछे है, आभास होता है कि नहीं होता है? उसी प्रकार इसको हम लोग इमेजिन कर लेंगे कि फोकस पे आके सब क्या हो रहा है? मिल रहा है आके, है ना, सब आके फोकस पे मिल रहा है। इसलिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस बनेगा। बनेगा ना? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। अब बताइए, प्रतिबिंब की स्थिति क्या बताइएगा? स्थिति बताइए भाई मेरे। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। सेकंड बताइए, काल्पनिक के वास्तविक? बहुत बढ़िया। सीधा के उल्टा? वस्तु से बड़ा कि छोटा? हमेशा उत्तल दर्पण हमेशा क्या बनेगा? प्रतिबिंब छोटा। वस्तु से क्या बनेगा? छोटा। जब इस साइड बन गया तो आप वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बाकायदा जानते हैं। जानते हैं कि नहीं? कि इधर बंद क्या होता है? छोटा होता है। काल्पनिक होता है, सीधा होता है कि ना? तो चलिए हम देख लिए कि जब प्रतिबिंब मेरा इधर बना, इस साइड राइट साइड बना है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि क्या बना है? काल्पनिक बना है। और जब काल्पनिक बना तो सीधा बना है नहीं, छोटा भी बना होगा। यही है उत्तर दर्पण, बस इसमें कोई खास चीज़ नहीं है। सब वस्तु कहीं भी रखिए, इधर ला के सब जाकर उधरे बन जगह मिल जाएगा। तो क्या कहिएगा आप कि फोकस पे बनेगा? फोकस पे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, बस ये आपसे ये पूछेगा कि यदि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु को अगर हम दर्पण के सामने रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कैसा बने? उसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो जो भी दे, या फिर काल्पनिक दे ऑप्शन में तो काल्पनिक मारिएगा, या फिर सीधा दे तो सीधा मारिएगा, छोटा दे तो छोटा मारिएगा, दर्पण के पीछे देगा तो दर्पण पीछे मार के निकल जाइएगा। प्रतिबिंब की स्थिति पूछेगी, ऑप्शन दे देगा 4 को, है ना? बस इसमें ज़्यादा झोल झमेल नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं भाई मेरे। क्या हम लोग को पढ़ना है? अवतल दर्पण में चिन्ह परिपाटी। अवतल दर्पण में चिन्ह परिपाटी, देखिए बताइए क्या है अवतल दर्पण? अवतल दर्पण में ये क्या होता है? मुख्य अक्ष। और ये क्या है? ध्रुव। ये क्या है? मुख्य फोकस। ये क्या है? वक्रता केंद्र, है ना? अच्छा, ये क्या है? ये क्या है? फोकस दूरी, है कि ना? देखिए, चिन्ह परिपाटी जानना हम लोग को।
पहला जानते हैं फोकस दूरी। फोकस यानी एफ। बताइए एफ का जो चिन्ह होगा प्लस होगा कि माइनस होगा? क्या होगा? माइनस। आप लोग थोड़ा सा सीखिए, एक चीज़ पॉइंट सीखिए, आप बताते हैं आप लोग को थोड़ा सा, फिर मिटा देंगे। आप लोग इस तरह से पढ़े हैं ना, ये क्या होता है? मूल बिंदु होता है। इस साइड बताइए जो लिखाता है प्लस में लिखाता है कि माइनस में? प्लस में लिखाता है। और इस साइड? हाँ, इस साइड प्लस में लिखाता है। इसको मिटा दीजिए, मिटा देते हैं। ये होता है जीरो। इंटीजर्स पढ़े ना, पूर्णांक के 7वीं क्लास में पढ़ लिए आप लोग। इधर प्लस में लिखा था, इधर माइनस में लिखा था। तो जो चीज़ इधर होगा तो क्या होगा? प्लस। और जो चीज़ इधर होगा क्या होगा? माइनस। तो बताइए फोकस दर्पण के दाहिने साइड है कि बाएं साइड है? बाएं साइड है। तो जब बाएं साइड तक क्वेश्चन में होगा माइनस में, इसका चिन्ह क्या होगा? निगेटिव। क्या होगा? निगेटिव। बायां तरफ क्या होता है? माइनस। और दायां तरफ प्लस। दूसरा देखते हैं, देख ले वक्रता केंद्र, देख ले, छोड़िए ना। प्रतिबिंब की दूरी। बताइए प्रतिबिंब की दूरी के लिए क्या लिखते हैं? भी। क्या लिखते हैं? भी लिखते हैं। भी मैंने क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी। क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी। बताइए किसी वस्तु की प्रतिबिंब जहाँ भी बने, ठीक है, बताइए इसमें प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वो प्लस होती है कि माइनस होती है? हैं? क्या होती है? माइनस। नहीं, माइनस प्लस दोनों होती है। क्या होती है? प्लस माइनस दोनों होती है। कब? जब दर्पण के इधर बने प्रतिबिंब तो क्या होगा? माइनस। और दर्पण के उस साइड बने तो क्या होगा? प्लस। एक बार दर्पण के उस साइड बनता है कब? जब वस्तु को P और F के बीच में रखते हैं तब। उस दर्पण का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। जो कल का फर्स्ट क्वेश्चन था ना आप लोग का, यही क्वेश्चन था कि हम जब P और F के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है। तो उस समय बताइए क्या होगा? प्रतिबिंब का ये चिन्ह क्या होगा? प्लस होगा। तो इसलिए हमने क्या लिखा? प्लस और माइनस। आप थोड़ा सोच के बताइए कि प्लस कब होगा? जब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना बाबू आप लोग को? दर्पण के यहाँ पे लिखते हैं। क्या होगा? धनात्मक धनात्मक हिंदी में कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए थर्ड भाई मेरे, वस्तु की दूरी। बाबू रे, वस्तु की दूरी के लिए यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यू। वस्तु दूरी के लिए क्या लिखेंगे? यू। पूछेंगे बताइए वस्तु दूरी 75, इसका मतलब यू का मान कितना है? 75 है। प्रतिबिंब के लिए क्या लिखेंगे? भी। और वस्तु के लिए यू। हंसता है, तुमको बुझाता नहीं, खाली हंसता रहता है लोल कहीं का। बस मत दो, शांत रह। वस्तु दूरी, वस्तु दूरी के लिए क्या लिखते हैं? यू। क्या लिखते हैं? यू। बताइए प्लस रहेगा कि माइनस? क्या रहेगा? वस्तु दूरी प्लस में रहेगा कि माइनस में? माइनस में। हमेशा कि कभी कभी? है हमेशा। क्या रहेगा? हमेशा निगेटिव रहेगा। निगेटिव लिखे है ना, माइनस भी मतलब निगेटिव। बात समझ आप लोग ना? काहे रहेगा हमेशा माइनस? हमेशा वस्तु दूरी माइनस क्यों रहेगा? क्योंकि हमेशा वस्तु कहाँ रखी जाती है? बाएं तरफ, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो। बस मेरे बाबू, वस्तु हमेशा कहाँ रखिएगी? इस साइड रखिए, जहाँ रखे आप फिर रखिए तो क्या होगा? माइनस। आगे बढ़े, और कुछ है? और तो कोई खास चीज नहीं है। एक होता है आवर्धन। क्या होता है? आवर्धन। आवर्धन भी लिख दें। चाहे प्रतिबिंब की ऊंचाई आता है बार बार। बाबू रे, प्रतिबिंब की ऊंचाई के लिए हमेशा क्या लिखेंगे? एच डैश। क्या लिखेंगे? एच डैश।
प्रतिबिंब की ऊंचाई का संकेत क्या होगा? एच डैश। बताइए प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी वो क्या होगी? प्लस होगी कि माइनस होगी? क्या होगी? प्लस होगी माइनस दोनों होगी? नहीं होगा दोनों। अगर बाएं साइड तो क्या है? माइनस है। अगर सॉरी इस साइड तो क्या है? माइनस है। उस साइड तो प्लस है। यानी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। क्या दिक्कत है इसमें? अरे यही तो चीज़ है सेम टू सेम। नहीं है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी नहीं होती है। उसकी ऊंचाई कितनी है, वस्तु की ऊंचाई कितनी है। एक होता है आपका आवर्धन। क्या होता है? आवर्धन होता है। उसको लेते हैं यहाँ पे। अब ठीक है, आवर्धन को एम लिखा जाता है। क्या लिखता है? एम। मैग्निफिकेशन एम होता है ना। आवर्धन को एम से। आवर्धन जो होता है ना बाबू, बताइए आवर्धन प्लस होता है कि माइनस? कुछ भी हो सकता है, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। देखिए आवर्धन जब पढ़ाएंगे तब आप लोग समझ आएंगे। अब तुरंत जस्ट पढ़ाएंगे कि इसके बाद वही पढ़ाएंगे। आवर्धन का सिंपल अगर हम लोग देखें तो आवर्धन का मतलब ये होता है कि वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब की आकार, वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार, माने वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब क्या बन रहा है, हाइट उसका छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है, छोटा है कि बड़ा है, ये कौन बताता है? आवर्धन बताता है। तो देखिए अच्छा ये बताइए, इसको हम नहीं बताएंगे, बिना पढ़े आप लोग समझ में भी नहीं आएगा, फालतू है। यहाँ तक आप लोग समझ में आइए हम क्या लिखे हैं। हमेशा प्रतिबिंब की ऊंचाई के लिए क्या लिखेंगे? एच डैश। अब वस्तु की ऊंचाई के लिए खाली एच, वस्तु की ऊंचाई के लिए एच। अब लिख देंगे यहाँ पे कि वस्तु की ऊंचाई प्लस में होगी कि माइनस में? हमेशा माइनस में, क्योंकि वस्तु कहाँ रखता है? हमेशा बाएं तरफ रहता है। बाबू क्या कर रहा है लल्ला? बोतल दो बाबू, बोतल दो, बोतल दे रहा। पढ़ाई कर, हमारा डिस्टर्ब ना। पढ़ाए बाबू समय उस समय डिस्टर्ब मत करो। हम डिस्टर्ब होने का मतलब आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, निकल जाइएगा बाहर। प्रतिबिंब ऊंचाई हो गया ना आप लोग का, प्लस और माइनस। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब थोड़ा सा उत्तल दर्पण देख ले हम लोग। देखिए आप बताइए उत्तल दर्पण में अगर वस्तु को हम लोग, वस्तु क्या होगी? वस्तु दूरी क्या होगी उत्तल दर्पण में? प्लस की माइनस? उत्तल दर्पण में चिन्ह परिपाटी आपको सिखा रहे हैं, पहले उसको उतारिए ना, मिटाते थे बाबू। उतारिए तो पहले उसको, तो उसको उतार लो बाबू। अवतल दर्पण समझ में आ गया ना आप लोग को? अवतल समझ में आ गया? बताइए तो अवतल दर्पण में वस्तु दूरी क्या होती है, प्लस की माइनस? बोलिए तेज। आप लोग को समझ नहीं आ रहा है? कहाँ पढ़े हैं आप लोग? एक लड़के को समझ में आ रहा है खाली माइनस, चिल्ला के बोलो माइनस। प्रतिबिंब दूरी क्या होगी? प्लस भी हो सकता है, माइनस। प्लस कब हो सकता है? प्रतिबिंब प्लस कब होता है? जब दर्पण क्या बनता है? पीछे, यानी बाएं तरफ, दाएं तरफ, है ना। बताइए और वस्तु दूरी क्या होगी? प्लस की माइनस बता दीजिए आप लोग ना। प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी? फोकस दूरी क्या होगी? प्लस की माइनस क्या होगी? माइनस। याद पारो सब, दिमाग में रखो कि सब बाएं साइड है, खाली प्रतिबिंब एक बार कहाँ बन जाता है? दर्पण के पीछे। बाकी तो सब तो ये नहीं है कहाँ उधर। अब हम लोग क्या देखेंगे? उत्तल दर्पण में चिन्ह परिपाटी। ये क्या है आप लोग का? उत्तल दर्पण। ये हो गया मुख्य अक्ष, है ना। यहाँ पे क्या होता है? सी, यहाँ पे एफ होता है ना। और ये जानते हैं क्या हो गया आपका? फोकस दूरी। बताइए यू क्या होगा इसमें? यू मतलब वस्तु दूरी, यू माइनस की प्लस? एक लड़का कह रहा है प्लस, सही कह रहा है। वस्तु दूरी क्या होगी? प्लस, कभी ना माइनस। अरे हमेशा वस्तु कहाँ रखाता है? बाएं तरफ। हमेशा वस्तु कहाँ रखाता है? बाएं तरफ। दर्पण ये सामने ही रखाता है, इधर रखाता है वस्तु हमेशा। कोई भी वस्तु हो इधर रखाएगा। क्या होगा? माइनस। एफ क्या होगा? प्लस। देखिए उधर एफ रहता है। फोकस दूरी। यदि बताइए प्रतिबिंब की, बताइए भी, बताइए प्लस की माइनस? प्लस ना, सिर्फ और सिर्फ प्लस, क्योंकि हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनता है उत्तल दर्पण में? इधर बनता है
नहीं बनता इधर। तब अभी तुरंत ना पढ़े हैं, ऐसा बता दिए ना कि सब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है प्रतिबिंब। अरे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है भाई। और देखिए इसमें तो सब का सब कहाँ बनता है, पीछे बनता है, लेकिन अवतल में एक बार खाली बनता है बस पीछे, बाकी सबका सबका सामना ही बनता है। तो बताइए सब जब उधर है तो कच्ची में होगा, माइनस में ना प्लस में ना होगा, उधर है तो प्लस। बायां तरफ के कच्ची में होता है बाबू, माइनस में होता है ना, दायां तरफ के प्लस में होता है। यहाँ तो समझ में नहीं आप लोग आया, क्वेश्चन पढ़ के समझिएगा ना, जब क्वेश्चन देंगे तो एक क्वेश्चन जस्ट बनवाएंगे आप लोग से, बताइएगा हर चीज़। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई मेरे। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। आवर्धन, आवर्धन किसे कहा जाता है, आवर्धन क्या है। देखिए आवर्धन किसे कहते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है, आवर्धन कहा जाता है। ऊपर क्या रहता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई या नीचे वस्तु की ऊंचाई, या इसका और एक डेफिनेशन है, प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। दोनों हम दे देंगे, ठीक है। चलिए देखिए डेफिनेशन, प्रतिबिंब की ऊंचाई, बाबू यहाँ तक ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के छोड़िए नहीं, यहाँ तक ले लेते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के ऊंचाई अर्थात प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु दूरी। देखिए वस्तु को बिंब भी कहा जाता है, क्या चीज, बिंब, वस्तु को बिंब भी कहती है। इस बात को आप घबराइएगा मत, कहीं आ जाएगा बिंब, तो बिंब माने क्या होता है, वस्तु, बिंब माने वस्तु। प्रतिबिंब, छाया का बिंब मतलब वस्तु का छाया। प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु दूरी के अनुपात, वस्तु दूरी के अनुपात, देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई, देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई अर्थात प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं, बाबू सुनिए ना, आप लोग सुनिए, एग्जाम में क्या लिखिएगा, ध्यान सुनिए आप लोग, क्या लिखिएगा आप लोग कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। हो गया सिंपल। आप अगर टेस्ट में भी देख लीजिए तो हम मार देंगे, सही देंगे, आपका नंबर फुल में फुल देंगे, है ना। तो इससे कोई घबराएगा नहीं। क्या बोले हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन। ठेठ भाषा में देखिए फार्मूला आप लिख देते हैं, तब आपको समझा देंगे बढ़िया से। इसे बाबू इसे एम द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए आवर्धन बराबर यानी एम बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में, आप लोग बात मत ना कीजिए भाई मेरे, आप लोग समझिएगा तो हम ईमानदारी बता रहे हैं बाबू, भाई आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं बाबू, पढ़ाते वक्त मत बात कीजिए आप, बार बार तुमको समझा रहे हैं वही बात लगा है। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, ये रेशियो है ना, ये तो अनुपात है ना, इन्हें डिफिनेशन लिखे हैं कि आवर्धन किसे कहते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, या प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है, ये भी लिख सकते हैं, सूत्र भी याद हो जाएगा ऐसा ही। अब बताइए प्रतिबिंब की ऊंचाई के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, संकेत एच डैश, क्या लिखते हैं, एच डैश। अब वस्तु की ऊंचाई के लिए एच, संकेत समझेंगे आप लोग, उस समय भी संकेत बताएं आप लोग को।
प्रतिबिंब की ऊंचाई के लिए क्या लिखिएगा आप लोग हमेशा एच डैश, और वस्तु की ऊंचाई के लिए एच। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है आप लोग को? नहीं ना? आगे बढ़े। अब देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई या प्रतिबिंब की दूरी, हम दोनों लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? कि प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब बताइए, प्रतिबिंब की दूरी के लिए क्या लिखते हैं? प्रतिबिंब की दूरी के लिए संकेत क्या लिखाता है? भी बाटा में यू। ई होता है निगेटिव। क्या होता है? निगेटिव। प्रतिबिंब क्या होता है? निगेटिव। निगेटिव पता है क्यों होता है? आप समझ पा रहे हैं आप लोग क्यों होता है निगेटिव? सूत्र क्यों, क्या होता है? एम बराबर क्या होता है? माइनस बी बटा यू। देखिए एम का 2 का फॉर्मूला हो गया, आप लोग समझ गए बात को? एच डैश बटा में एच, 2 का फॉर्मूला नहीं हो गया? एक ऊंचाई के सेंस में और एक दूरी के सेंस में। अगर ऊंचाई के सेंस में क्वेश्चन देगा तो एम बराबर फॉर्मूला क्या होगा? एच डैश बटा में एच। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ पे क्या है? माइनस भी बटा में यू, चाहे माइनस यू लिख सकते हैं चाहे माइनस भी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पता ही माइनस में क्यों होता है? क्योंकि जानते हैं कि वस्तु हमेशा कहाँ रहता है? बाएं साइड। कहाँ रहता है? बाएं साइड रहता है ना। तो जब बाएं साइड रहता है तो हमेशा कुछ में होगा? माइनस में। कहाँ होगा? माइनस में, इसलिए माइनस लिखा जाता है। तो आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस भी बटा यू। एक और फार्मूला होता है आवर्धन बराबर एच डैश बटा में एच। समझ गए आप लोग? 2 फार्मूला। हंसो मत, यहाँ तक हो गया ना आप लोग? कोई दिक्कत है? अब सुनिए सिंपल चीज, आवर्धन किसे कहते हैं? कॉमन सेंस आप लगाइएगा थोड़ा सा। वस्तु की ऊंचाई अगर 10 है, वस्तु की ऊंचाई कितनी है? 10 है मान के चलिए। यू का मान कितना है? 10 है। सॉरी, एच का मान कितना है? 10 है। ये वस्तु की ऊंचाई है। एच डैश का मान लीजिए 20 है। ठीक है? फार्मूला लगाइएगा एम, आवर्धन निकालिएगा ना, तो आवर्धन का फार्मूला क्या होता है? एच डैश बटा में एच, यानी 20 बटा में 10 दूनी। एम का मान कितना आया? 2। तो 2 पता है, ये आवर्धन का मान कितना आ गया? 2। 2 का मतलब जानते हैं क्या होता है? मतलब ये हुआ कि जो प्रतिबिंब है ना, वस्तु से दोगुना बड़ा है। आकार में क्या है? दोगुना बड़ा है ना। फिर देखिए वस्तु की ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है? 20 सेंटीमीटर। हम यहीं से देख लिए कि 10 दूनी 20 दोगुना है, बड़ा है। दोगुना है कि नहीं बड़ा? आवर्धन भी निकला तो कितना आ गया? 2 आ गया है ना। ये आंसर क्या आ गया आपका? आवर्धन कितना आ गया? 2 गुना आ गया। कितना आ गया? 2 गुना। इसका मतलब समझ लगा क्या हुआ ना? इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वस्तु की ऊंचाई के से दोगुना बड़ा है, दोगुना है। आप समझ रहे हैं? अब बताइए, आप 2 को देख के क्या आइडिया लगा सकते हैं कि जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बना होगा? दर्पण के बाएं साइड बना होगा, दर्पण के दाएं साइड बना होगा? कहाँ बना होगा? है इसके लिए बताइए क्या लिखें? काल्पनिक वास्तविक क्या लिखें? उल्टा सीधा? काल्पनिक होगा। क्या होगा? काल्पनिक होगा, क्योंकि प्लस में आया है। होगा ना काल्पनिक है। उल्टा का सीधा? सीधा होगा। नहीं होगा? आपको हम फिर से बताएंगे, क्वेश्चन लिख के एक बार। एक क्वेश्चन लिख लाया है वो लड़का, सुनिए ध्यान से क्वेश्चन को, फिर से बताते हैं आपको। प्रतिबिंब कितना बड़ा है ये कौन बताता है? आवर्धन। आवर्धन का मतलब ये होता है कि वस्तु से कितना बड़ा बा प्रतिबिंब या फिर कितना छोटा है। ठीक है? वस्तु से कितना छोटा है ये कौन बताता है? चाहे बड़ा है, आवर्धन बताता है। एक ट्रिक है एडवांस लेवल का, हम आपको सिखाते हैं। तो एक ट्रिक है कि अगर 0.5 है, मान लीजिए एम का मान कितना है? 0.5। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वस्तु की ऊंचाई के आधा है। इसका मतलब क्या है? जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वस्तु की ऊंचाई का क्या है? आधा है। यहाँ अगर लिख देंगे एक, एक तो होता नहीं है, एक रहेगा तो इक्वल हो जाता है। कह देंगे यहाँ पर है 3। इसका मतलब जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है कितना है? 3 गुना बड़ा है। समझेगा ना आप लोग? ऐसे आदमी देख के आता है। खैर ये सब आपको सीखना नहीं, जो सीखना है वही सीखिए। तो प्रतिबिंब कितना बड़ा है कितना छोटा है कौन बताता है हमको? आवर्धन बतलाता है ना। एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपको बताते हैं। सुनिए क्वेश्चन का दिया था तो बाबू, कॉपी एक सेकंड की लड़की दीजिए अपनी कॉपी। देखिए एक क्वेश्चन है बाबू, कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के सामने, एक अवतल दर्पण के सामने, एक अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु। एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, हम कहाँ बताते हैं आप लोग को? यहाँ बताते हैं ना।
कह रहा है कि एक न्यूमेरिकल, एक अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पे यानी मुख्य अक्ष पे उसके अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। उसके अक्ष से अक्ष ले, जैसे मान लीजिए ये क्या है आपका अवतल दर्पण है, यहाँ पे फिगर बताते हैं, ये अवतल दर्पण है, ये क्या है मुख्य अक्ष है, और कितना दूरी पर वस्तु रखा गया है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। कितना दूरी पर रखा है वस्तु 10 सेंटीमीटर के, माने दर्पण से कितना दूर है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब बताइए ये कौची का मान है 10 सेंटीमीटर, वस्तु दूरी है ना वस्तु दूरी। तो बताइए यू बराबर कितना लिखे, माइनस में लिखे प्लस में लिखे, माइनस में। कितना लिखे माइनस में, क्योंकि हमेशा वस्तु कहाँ रहता है बाएं साइड। कोई दिक्कत यहाँ से, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि उस वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कितना कह रहा है, उस वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कितना कितना गुना 3 गुना, यानी m का मान कितना दिया है 3 गुना। कितना दिया है 3 गुना। 3 गुना बड़ा बता रहा है ना, समझ। आवर्धन के पहचानने का तरीका यही है, जब भी कोई इतना बड़ा है तो क्या होता है m का मान होता है, आवर्धन होता है। लिखा भी है कि 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अब बताइए जब वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, यहाँ पे लिखे माइनस लिखे कि प्लस लिखे, क्या लिखे प्लस की माइनस, माइनस है। समझिए बात को बाबू, समझिए। लिखा है वास्तविक, क्या लिखा है क्वेश्चन, आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब में बताओ बाबू, जब वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है, जब वास्तविक है तो माइनस होगा कि प्लस होगा, माइनस में होगा। समझिए सेंस लगा बाबू। वास्तविक किधर बनता है, किधर बनता है, दर्पण के है ना बनता है, वास्तविक इधर ओने कान में बनता है। जब दर्पण के इधर बनता है वास्तविक बनता है, तो वास्तविक कोची में होता है माइनस में होता है, क्योंकि ये साइड है। पता है 3 गुना का हो जाएगा माइनस में होगा। समझिए ना, वास्तविक लिखा, अगर लिखता है काल्पनिक का लिखते हैं प्लस छोड़ देते हैं। आई बात समझ में, आगे बढ़ा जाए। फिर लिखा है वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब की स्थिति बताएं। क्या बोल रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति बताएं, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कितना दूरी पे बनेगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, प्रतिबिंब क्या बताना है आपको, स्थिति बताना है। क्या बताना है, स्थिति। बताइए आवर्धन का मान दिया है, दिया आवर्धन का मान। बताइए जिसका मान, जैसे कि आप लोग जब मैथ बनाते हैं तो देता है कि आयत का क्षेत्रफल इतना है, लंबाई इतना है, चौड़ाई निकालें, तो आप कैसे बनाते हैं, आयत के क्षेत्रफल से ही बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया, आवर्धन का ही मान दिया है। अब मेरे पास आवर्धन का सूत्र भी होता है, तो हम आवर्धन के फार्मूला का यूज करेंगे। आपके पास आवर्धन के लिए 2 फार्मूला है, एक है माइनस भी बटा यू, एक है एच डैश बटा में एच। बताइए यहाँ पे कौन सा फार्मूला का यूज करें, माइनस भी बटा यू यूज करें कि एच डैश बटा एच यूज करें, कौन यूज करें, माइनस भी बटा यू का यूज करें। क्यों, क्योंकि इसमें हाइट की बात नहीं कर रही, कहीं ऊंचाई नहीं दिया, इसमें दिया है क्या, तो क्या लिखेंगे माइनस भी बटा यू। एम बराबर कितना लिखे, माइनस भी बटा यू। बताइए एम का मान कितना है, अब भी का मान कितना है निकालना है, तो छोड़ देते हैं। यू का मान कितना है, ये कट जाएगा क्या, माइनस माइनस नहीं हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, प्लस काट देते हैं। बताइए भी का मान कितना आएगा, 10 तिहाई 3 गुना 30 सेंटीमीटर, प्लस में आएगा माइनस में, प्लस में, अच्छा माइनस में है जी, कची में आया बाबू, माइनस में आया। ऐसे भी आप देखिए, जो बनाने वाला है खुद बना देगा, खुद मन में सोच लेगा। जब हम कह दिए हैं कि हम कह देंगे कि वस्तु की जो है ना, वस्तु देखिए एक चीज़ हमेशा रखिएगा, वस्तु दूरी दे, अच्छा ऊंचाई कहे है ना, वस्तु दूरी, अच्छा वस्तु की ऊंचाई, उसको एक ही चीज़ में सोच चलेगा, सोचिएगा दोनों क्या है, एक ही है ना। जब भी कहे जिससे दोनों बराबर है, लिखेगा नहीं कि लिखेगा कि नहीं कि माइनस भी बटा यू बराबर है एच डैश बटा में एच, दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो हम वस्तु दूरी कहें, है ना, जब वस्तु दूरी कहेंगे तो हम एच के डैश का फार्मूला लिखेंगे नहीं, लेकिन बतिया वही है, उसका मतलब ही वही है। बात समझने का जो करें, एच डैश एच भी बटा यू दोनों क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन जब ऊंचाई के सेंस में देगा तो फार्मूला ई लिखेंगे, दूरी के सेंस में सिर्फ देगा तो फार्मूला ये लिखेंगे, सिंपल बात है। तो हम कह दिए आपसे कि जो वस्तु है अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। कितने दूरी पर रखा गया, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। तो आप दिमाग में इतना इमेजिन करके चलिए कि 10 सेंटीमीटर दूर है ना, इसका मतलब जो वस्तु की जो ऊंचाई चाहे हाइट है ना 10 सेंटीमीटर है। आप मान लीजिए क्या दिक्कत है,
कितना दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये तो हम कह सकते हैं, लेकिन ये भी मन में सोच चलिए कि नहीं, सब बराबर ही नहीं होता है, ये क्या होता है, बराबर होता है। यानी हम कहने का मतलब ये है कि जो वस्तु की ऊंचाई वही कितना है, 10 सेंटीमीटर है। कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो हम कहते हैं कि अवतल दर्पण में उसके सामने, दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है और उसका आवर्धित जो प्रतिबिंब है 3 गुना है। आवर्धित प्रतिबिंब 3 गुना है, आवर्धित 3 गुना प्रतिबिंब बनता है। तो इसका मतलब बताइए कि प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी, 10 3 30, क्योंकि 3 गुना बड़ा है, कह रहा है कि उसका 3 गुना हो जा रहा है। तो 10 सेंटीमीटर उसकी है, 10 30 हो जाएगा। तो ऐसे भी देखो बनाने में फिर कितना आया है, -30 आया है। अब बताइए प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। क्वेश्चन पूछा कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए कि प्रतिबिंब कहाँ रहेगा, किस डायरेक्शन में, कहाँ नहीं रहेगा, बताना। बताइए क्या लिखे इसमें, प्रतिबिंब कितना दूरी पर रहेगा, कहाँ रहेगा, बताइए। तो कहिएगा जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब दर्पण कहाँ बनेगा, सामने। कहाँ बनेगा, सामने। कितना दूरी पे, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। नहीं बनेगा भाई, हिलते हैं। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के कितना दूरी पे, बस। तो इसमें क्या दिक्कत है ज़्यादा, इसमें क्या दिक्कत है। जो माइंड करके चला ना बाबू कि कौन प्लस होता है कौन माइनस, वो गलती नहीं कर पाएगा कि हम पीछे लिखें कि सामने लिखें। आंसर देख लिया कि माइनस में आया है, तो जाहिर सी बात है कि कहाँ होगा, बाएं तरफ होगा। दर्पण के सामने ही बनल हुई प्रतिबिंब होगा और दूरी पे कितना, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो क्या दिक्कत है, कर दो जा। क्या हो, समझ में आता हो धारा बाबू। सर मत झुकाओ बाबू, सर को सामने रखो। सर घर पे नीचे करके पढ़ना है, अभी यहाँ पे मूड़ी उठा के पढ़ो। यहाँ तक आप लोग का दिमाग कुछ क्लियर हुआ, कुछ क्लियर हुआ, कुछ कुछ। आपको जहाँ परेशानी हमसे बोलिए, अभी डिस्कस करिए, हम बताते हैं आप लोग को क्या परेशानी है। यहाँ से आवर्धन का सूत्र जानेंगे, आवर्धन का परिभाषा भी याद हो गया। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात का आवर्धन कहा जाता है। सिंपल बात है। आवर्धन का मतलब क्या होता है कि प्रतिबिंब कितना बड़ा बनल बा, चाहे प्रतिबिंब वस्तु से कितना छोटा बनल, यही बताता है। कह दिया हो कि आवर्धित 5 गुना है, इसका मतलब वस्तु से 5 गुना बड़ा बनल है कौची, प्रतिबिंब। बस में कैसे बोल रहे हैं हम, यहाँ तो कोई परेशानी है, इसमें क्या दिक्कत है आप लोग को बताइए, कुछ आगे बढ़े हैं। कहीं भी आप लोग दिक्कत तो बोलिए, हम समझाते हैं। दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक हमको उम्मीद है। आवर्धन का मतलब समझे ना, आकार, कि प्रतिबिंब का आकार छोटा है या बड़ा है। आगे बढ़ा जाए, इसको मिटा दें, उतारिए। देखिए ये रहा आप लोग का क्वेश्चन। अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर R/2, यानी फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा में 2। वक्रता त्रिज्या क्या लिखते हैं, R लिखते हैं ना, बताए नहीं सब। अब फोकस दूरी के लिए F, यानी सीधे क्या करना है आपको, क्या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधा होता है, ये सिद्ध करके बताने, ये सूत्र होता है। क्या लिखे हैं, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधा होता है, यही पूछ रहा है। या ये भी कह सकते हैं क्या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दोगुना होता है, नहीं हो सकता है। चलिए इसको बताना है। अवतल दर्पण पहले बना लेते हैं फिगर, सब कोई फिगर ध्यान से सुनेगा, नहीं तो उसको समझ में नहीं आएगा। देखिए ये कौन दर्पण है, अवतल दर्पण। थोड़ा सा उधर बना देगा, कौन दर्पण है बाबू, अवतल दर्पण का नाम दे दें MN, कोई दिक्कत है। ये क्या है, और ये ध्रुव है, ये क्या है, थोड़ा सा दूरी पे ले लें का। ये क्या है, ये क्या है बाबू, ये क्या है ना सी। कोई दिक्कत यहाँ तक। हमको सिद्ध क्या करना है, A बराबर R/2। अच्छा बताओ जो PC है, PC क्या है, P से लेकर C तक जो दूरी से क्या कर, वो करता त्रिज्या, इसे R लिख सकते हैं। यानी PC का मान, PC को क्या लिख सकते हैं, R है, PC R है ना है। PF क्या है, छोटा f है, PF क्या है, छोटा f है।
क्या फर्क पड़ता है? आप समझ रहे हैं बात को? लिखेंगे पी ए बराबर कितना, क्या कहिएगा? एफ, है कि ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्ध करने का तरीका सुनिए क्या है। मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश किरणें क्या होती हैं? दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है? फोकस से। तो मुख्य अक्ष के समानांतर मान के चलिए क्या आ रही है? प्रकाश की किरणें आ रही है। पड़ गई। आप पढ़ने के बाद कहाँ से गुजरती है बाबू? फोकस से होकर गुजरती है। गुजर गई, कोई दिक्कत? अच्छा भाई मेरे, एक और होता है, वक्रता केंद्र से जा करके दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः वक्रता केंद्र की ओर ही आ जाती है। तो आप बताइए, हम यहां से खींच सकते हैं क्या? टकरा गई जाके, और टकराने के बाद पुनः क्या हो जाती है? लौट जाती है, इधर है, आती है कि ना? चलिए, अगर आप ये थोड़ा समझिए, अच्छा लग रहा है? अब थोड़ा हम थोड़ा आगे, इसका नाम दे देगा ए बी का। कोई दिक्कत है आप लोग को? इसको दे दे नाम सी, दे दे नाम ना सी, चाहे छोड़ दीजिए, एफ है ना, एफ लेके चलते हैं, क्या फर्क पड़ता है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत तो बोलिएगा आप हमसे। देख बताओ बाबू, चूंकि माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है जिसमें मुख्य अक्ष के समानांतर ए बी प्रकाश की किरणें दर्पण से, बाबू कहाँ से? दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। कोई दिक्कत है? तथा वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी है। कोई दिक्कत है? हमने टोटल लिख लें, टोटल चीज़ हमने टोटल चीज़ क्या क्या लिखा है कि देखिए, एम एन एक अवतल दर्पण है जिसमें पी ध्रुव है तथा सी क्या है? वक्रता केंद्र है, और मुख्य अक्ष के समानांतर ए बी प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। लिख दिए। लिखने में क्या दिक्कत है? जो लिखे ऊपर वही लिख दिए हैं भाषा में, आप थोड़ा सा इधर उधर कर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू आपको कुछ देखने समझ में आ रहा है? अगर मान के चलिए, अगर ये अवतल दर्पण है, क्या है? अवतल दर्पण है बाबू, दिमाग लगाइएगा, ये क्या है? अवतल दर्पण। अगर ये अवतल दर्पण थोड़ा सा मानिए कि सीधा है, कैसा है? सीधा है, तो ये टकरा जिस एंगल से आ रहा है उस एंगल से क्या हो गया? गुजर गया, गुजरा ना? तो अब बताइए, ये जो आपको मान लीजिए दर्पण क्या है? सीधा है। दर्पण क्या है? सीधा है। इधर से आधा है, इधर से टकरा कहाँ चला जाता है कि नहीं चला जाता है? तो आपको लगता है क्या ऐसे ही हुआ है क्या यहाँ पे? उसी तरह से हुआ है कि नहीं यहाँ पे? तुम ध्यान से देखो। तो बीच में क्या खींचते हैं हम लोग? अभिलंब। तो इसमें अभिलंब का काम कौन करता है? ये वाला लाइन। जब ये अभिलंब है तो इसको क्या कहेंगे? जब ये अभिलंब खींच दिए तो इसको क्या कहते हैं? आई, और इसको आर। ये दोनों एंगल क्या होता है? बराबर। तो ये क्या हो गया आपका? आई, ये क्या हो गया? आर। ये दोनों क्या है? कोण बराबर है। यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए अब सॉल्यूशन करते हैं थोड़ा, देखिएगा बाबू। यहाँ पे देखते कुछ है, यहाँ पे अब हल करते हैं, है ना? ठीक, क्या लिखें कि कोण ए बी सी बराबर है कोण सी बी एफ के। कोण कौशी से बाबू? प्रकाश के परावर्तन के नियम से। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? ध्यान दीजिए बाबू, देखो लिखे हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के। चलिए आगे बात समझ में आप लोग आया? ये कैसे हमने लिखा? आई बराबर आर होगा तो ई कोण का नाम क्या है? ए बी सी, ए बी सी। इसका नाम क्या है? सी बी एफ। कोई दिक्कत है बाबू?
दोनों एंगल क्या है बराबर। कौची ले तो प्रकाश के परिवर्तन के दूसरा नियम से, चाहे खाली का लिखिएगा प्रकाश के परिवर्तन के नियम से, वही ना है। इसको समीकरण का मान लेते हैं फर्स्ट, कोई दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं। ये बताइए जब ये एंगल बराबर है, आप समझिए बाबू क्या है बराबर है। अच्छा ये लाइन और ये लाइन क्या दिखता है आपको समानांतर। आप जानते हैं कि समानांतर लाइन में ये कौन लाइन होती है तिर्यक तिरछा होती है तिरछा ना। तो ये एंगल के बराबर होती है कैसे एकांतर कोण से। चाहे इसको हम इस साइड से बराबर कर सकते हैं कौचिले एकांतर कोण से। तो अब ध्यान दीजिए ये क्या आपका समानांतर रेखा है, जो अभिलंब आपको क्या दिखाई दे रहा है ये तिर्यक रेखा है। अगर ये दोनों समानांतर रेखा है तो इसको क्या मानिएगा आप तिर्यक रेखा मानते हैं ना आप लोग। जब ये तिर्यक रेखा है तो ये जो एंगल है ना बाबू वही एंगल ये भी होगा कौची से एकांतर अंतःकोण से। एकांतर अंतःकोण से बात है इसमें हम क्या बोल रहे हैं। तो ई कोण का नाम बताइए कोण ABC क्या है लिख दें, चूंकि कोण ABC बराबर होगा कौची के बाबू तो इसी के बराबर होगा ना। तो कैसे नाम लिखे नाम कैसे लिखे BCF क्योंकि हमको C लेना है। बहुत सारा त्रिभुज पढ़ा दिए सब चीज। ABC हो गया एक को लिए BCF ई कोण का हो गया बराबर। अच्छा यहाँ पे आई है तो यहाँ पर नहीं ले सकते हैं क्या आई एकांतर अंत नाम का लिखे BCF ना BCF कोण BCF कौची से एकांतर अंतःकोण से। कोई दिक्कत है। समीकरण 2 यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। आगे बढ़ें लिखते हैं चूंकि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से आप लोग बहुत सारा त्रिभुज में पढ़े होंगे। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या करें तुलना कर रहे हैं हम लोग। जब LHS बराबर तो RHS ठीक है ना आप लोग। तो क्या लिखें कोण CBF बराबर क्या लिखें कोण CBF बराबर कोण F। यहाँ तो कोई दिक्कत है। देखिए ई वाला LHS और ई वाला LHS का है बराबर है। तो जब LHS बराबर तो RHS का होगा बराबर होगा है ना बात का। आगे बढ़ते हैं इसको लिख लेना बराबर कर दिए ना। इसको ध्यान से आप लोग देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए इसको। इसमें कोण क्या है B है, इसमें कोण क्या है C है। कोण B कोण C है ना। कोण B पे या कोण C पर थोड़ा ध्यान दीजिए आप। कोण B वाला है CBF का नाम पढ़ो पूरा CBF का CBF यानी B यहाँ पे आ रहा है CBF हो गया। अब देखिए BCF का नाम पढ़िए BCF मतलब ई वाला C। बात समझ में क्या बोल रहे हैं हमारे बाबू फिर सुनिए ध्यान से। CBF पढ़िए CBF मान ई वाला कोण आवता ओके। इधर से पढ़िए BCF मतलब जो कोण B है और कोण C है दोनों क्या है बराबर है। ये जो एंगल है आपका ये एंगल और ये एंगल क्या है आपस में बराबर है। और ऐसे भी जाहिर सी बात है कि बराबर होगा ही होगा क्योंकि जब I के बराबर R है और जब भैया हम I कहिए दिए तो ये बराबर नहीं होगा दोनों तब। अच्छा ऐसे भी देख लीजिए जो लिखा गया उसे भी समझ लीजिए कि ये कोण दोनों का लिखा गया है बराबर है। अब बताइए आप थोड़ा सा दिमाग लगा सोचिएगा आपको ये क्या दिखाई दे रहा है क्या है त्रिभुज है क्या है त्रिभुज। और त्रिभुज है ना भाई मेरे समकोण त्रिभुज नहीं है क्योंकि कहीं 90 डिग्री कोण नहीं बन रहा है कहीं भी सीधा दिखाई दे रहा है क्या आपको। ये क्या है त्रिभुज है। अब कौन त्रिभुज आपको बता रहे हैं आपको देखो ऐसे नहीं बनाया गया है। ऐसी है ये कोण क्या है बराबर है दोनों कोण बराबर है। आप बताइए आपको कहीं ना कहीं हम लिखवाए होंगे कि कोई त्रिभुज की यदि कोई त्रिभुज की दो कोण बराबर हो बराबर चाहे ऐसे बोल सकते हैं कि त्रिभुज के बराबर कोणों के सम्मुख भुजा क्या होती है बराबर होती है। बराबर कोण के सम्मुख भुजा बराबर होती है। सुनिए ये कोण क्या है बराबर है तो इसकी सम्मुख भुजा कौन है इसकी सम्मुख भुजा कौन है सामने की भुजा। सम्मुख माने सामने की भुजा सामने भुजा ये भुजा है और इसकी सामने भुजा कौन है ये भुजा है। तो ये दोनों भुजा भी क्या हो जाएगा बराबर। तो सम्मुख कोण के या फिर बराबर किसी त्रिभुज के बराबर कोण के सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं बराबर। अब जब हई दो भुजा बराबर होगी तो कौन त्रिभुज
समद्विबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज। कोई दिक्कत? जब दो एंगल बराबर तो कौन त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज। तो हमने ये निष्कर्ष निकाला बाबू, हमने ये निष्कर्ष निकाला कि त्रिभुज BCF एक क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब बताइए, ये भुजा क्या होगी? बराबर। तो क्या हम लिखे हैं? क्या हम लिखते हैं बाबू? क्या हम लिखें CF बराबर BF, CF बराबर BF। अब बाबू ध्यान सोचिए थोड़ा सा, इसको समीकरण 3 मान लें क्या हम लोग भाई मेरे? अगर आप लोग को कहीं भी दिक्कत होगी, आप लोग की कहीं भी दिक्कत है तो बोलिएगा। अच्छा बाबू, ये क्या आप लोग का है? ये समझ गए ना आप लोग बढ़िया से? समझे ना? ऐसा है क्या कर रहा है भाई मेरे? पढ़ने के लिए आया है? जहाँ आपको डाउट हो यहाँ पर तुरंत ब्लेम कीजिए, तुरंत बोलिए कि यहाँ पर हमको समझ में नहीं आ रहा है। डाउट पूछिए ना, बताते हैं आपको। कहाँ से पूछिएगा? डाउट रहेगा तब ना, बस सुनिए ध्यान से, डाउट नहीं रहेगा। तो ये कौन त्रिभुज हो गई? हमने क्या प्राप्त किया? यह क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए लिख देगा इसको थोड़ा सा। BCF कौन त्रिभुज है? BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? चलिए, बी बिंदु दिखाई दे रहा है आपको? बी दिखाई दे रहा है? हमने कहा कि बी जो है ना पी के एकदम नज़दीक है। बी जो बिंदु है ध्रुव के सबसे नज़दीक है, पूरा नज़दीक है। हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि बी बिंदु, कौन बिंदु? पी के नज़दीक है। बात समझे? आप लाइए बी को लाइए नीचे, तो कहाँ पे आ जाएगा? पी पे आ जाएगा। नज़दीक जब हम ला रहे हैं तो पी पे कहाँ आ जाएगा? बी आ जाएगा। समझिए, बी को जब नज़दीक लाएंगे, इसको ऐसे है, लाओ नज़दीक, कहाँ पे आ गया? पी पे आ गया। इसका मतलब जो PF है ना वो BF के क्या होगा? बराबर। सिंपल चीज़ है। जब इसको ऐसे ला देंगे तो बराबर, एक दूसरे पर नहीं हो गया, तो बराबर नहीं हो गया, समपाती हो गया। क्या हो गया? वाह नाइस भाई। बाबू खोलिए, बदमाशी मत कीजिए भाई मेरे। अभी ना बाबू, हमने क्या बोला? बी बिंदु पी क्या है? नज़दीक है। बी बिंदु क्या है? पी के नज़दीक है। छोड़ दीजिए आप लोग। यहाँ तक कोई दिक्कत है बाबू? दरवाज़ा थोड़ा सा बंद कर दो तो कोई दिक्कत आ रहेगा। बस छोड़ दो। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं ना भाई? अरे हम क्या बोलें, कोई मतलब पूरा ब्लर नहीं ना, उजला नहीं ना है? बहुत बढ़िया। चलिए ओके, आगे बढ़े बाबू, टाइम नहीं है हम लोग के पास। थोड़ा सा पढ़ना भी है, समझना भी, सब कुछ काम करना, आप लोग को उतारना भी है कि ना? तो इसलिए बोलिए मत आप लोग, हम डिस्टर्ब होते हैं, हमको समझ में नहीं आता क्या समझाए क्या नहीं समझाए, इसलिए आप लोग बकैती मत कीजिए। सुनिए, बी को हमने कहाँ कर दिया? पी के नज़दीक, पी के पास कर दिया, तो क्या हो गया बराबर बाबू? देखिए PF बराबर समीकरण 4। बाबू यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत है? अगर यहाँ तक आप लोग किसी को दिक्कत है तब हाथ खड़ा करिए। आप लोग कहीं पूछ सकते हैं, मजाक वाली बात नहीं, सीरियसली पूछ सकते हैं आप लोग। बाबू दरवाजा खोल दो भाई मेरा, ऐसे डिस्टर्ब होगा, प्लीज़ डिस्टर्ब होगा, पूरा डिस्टर्ब होगा। पहले से बोला ब्लैक हो गया क्या? थोड़ा और ओपन कर दो बस, आपकी मत बंद करना। पूरा लाइट आ गया क्या इधर? ना पढ़े ना हम लोग। चलिए, इसलिए इसको गैप छोड़ दिए हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया ना? अब लिखेंगे समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से। क्या लिखेंगे? देखिए, आप पहले बात सुनिए, क्या होता है समझने से, क्या फ़ायदा होता है? समझने से ये फ़ायदा होता है कि ये नहीं कि आप यहाँ पर हम आपको समझा देते आप बना देंगे देख करके ना, भुला रखिए। लेकिन जब आप रिवीजन करिएगा ना तो आपको समझ में आएगा भाई क्यों बराबर किए हैं, ये ऐसे से क्यों किए हैं। वही क्या करता है, आपके दिमाग को तेज कर देता है, आप रिवीजन करते करते याद कर लेते हैं, मैथ पूरा न्यूमेरिकल याद हो जाता है बनाते बनाते। तो समीकरण 3 तथा समीकरण, कोई दिक्कत है? आप बताइए। RHS बराबर, तो LHS का होगा बराबर, तो लिख देगा PF बराबर CF। एनी प्रॉब्लम यहाँ तक? आगे बढ़े, हमको क्या लाना है? F लाना है। क्या लाना है?
एफ यानी कि पी एफ लाना है। क्या लाना है? पी एफ। अब पी एफ तो ऑलरेडी है यहाँ पे, कोई दिक्कत है नहीं ना। अच्छा वो बताओ, ये पी सी है ना? चलिए इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। बताओ हम पी सी बराबर क्या लिख सकते हैं? हम पी सी बराबर देखो तो लिख सकते हैं क्या? पी सी बराबर पी एफ प्लस सी एफ। पी सी बराबर हम पी एफ प्लस सी एफ लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का होती है बराबर होती है, ये बीच का बिंदु होता है, हम बताए हैं, है ना। ये भी एफ होगा तो ये भी एक एफ ही कहेंगे इसको भी, मतलब हमारे कहने का मतलब ये दोनों का होती है बराबर। ये जितना जितना हाइट का उतना हाइट के भी है ना। चलिए यानी पी सी का मान हम क्या लिखें? पी एफ प्लस सी एफ। पी एफ प्लस सी एफ लिख सकते हैं। पी सी का पी सी छोड़ दें, ये पी एफ का पी एफ छोड़ दें। बताइए पी एफ बराबर क्या है? सी एफ है। पी एफ बराबर क्या है? सी एफ है। तो हम सी एफ के स्थान पे पी एफ लिख सकते हैं क्या? मेरी बात को समझ रहे हैं आप लोग? अब ठीक लग रहा है आपको? अब ठीक लग रहा है क्या? हम देखिए पी सी का पी सी, पी एफ का पी एफ, यहाँ पर सी एफ है, तो सी एफ बराबर कुछ है पी एफ है, तो हम सी एफ का स्थान पे क्या लिख सकते हैं? पी एफ। इसको समीकरण 5 मान लेगा, लिख देगा समीकरण 5 से। समीकरण कोई दिक्कत है? चलिए बताइए पी सी का पी सी, पी एफ क्या हो जाएगा? 2 पी एफ। क्या हो जाएगा? 2 पी एफ। अब देखिए पी सी क्या है? पी सी क्या है? पी सी क्या है? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। तो बताइए पी सी मतलब क्या? आर ना। और 2 का 2। पी एफ क्या है? पी एफ क्या है? पी एफ छोटा एफ है, फोकस दूरी है, तो पी एफ जब क्या लिखें? छोटा एफ लिखे ना। अब देखिए यहाँ पे, अब बता बाबू गुना में 2 कहाँ जाएगा? तो एफ बराबर आर बटा में क्या हो गया? यही तो लाना था। कोई दिक्कत है क्या जी? भारी है? भारी है? एकदम आसान है। रिवीजन करिएगा, एक नहीं 2 बार रिवीजन कीजिएगा, याद हो जाएगा ये पूरा आपको। ये ना ये आसान है। थोड़ा सा इससे टफ कौन है? अवतल दर्पण सूत्र टफ है। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसको जब सिद्ध करेंगे ना तो उसको भी समझा देंगे पूरा, लेकिन आपको लगेगा लॉन्ग है, इससे ज़्यादा लॉन्ग है, इससे 2 गुना लॉन्ग है वो। अवतल उला दर्पण सूत्र सिद्ध करेंगे जब, तो आप कल यही बताएंगे, वही बताएंगे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसी सिद्ध करवा देंगे बढ़िया से एकदम सटीक सटीक। इसको सिद्ध करवा दिए ना, वो भी सिद्ध करवा देंगे सिंपल तरीका से एकदम। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को? अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? आप लोग को पूछ सकते हैं, नहीं ना? इसको उतारिए बढ़िया से। कल फिर मिलेंगे।